प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 में व्याकरण विषय पढ़ेंगे। हिंदी की व्याकरण संस्कृत की व्याकरण से उत्पन्न हुई है। हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे पहले व्याकरण हम कब कब और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, इसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और समझना बताती है। इसलिए व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान कराता है। भाषा शब्द कहते ही हमारे सामने प्रश्न आता है कि भाषा है क्या। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को हम समझ सकें। जैसे अब मैं आपको यदि कुछ बताना चाह रही हूँ, वो जिस माध्यम से बता रही हूँ वही भाषा कहलाता है। भाषा बहुत सारी हैं, हमें पता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, रोमन, इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं। और जिस भाषा में हमारी माता या हमारे घर वाले हमसे बात करते हैं उसको हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं। प्रश्न आता है हमारी मातृभाषा क्या है? तो हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम गर्व से कह सकते हैं कि यही हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हम उत्तर प्रांत की तरफ रहने वाले लोगों को सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें दो दो भाषाएं नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रभाषा और मातृभाषा एक ही है। भाषा के विषय में जाना कि भाषा क्या है, अपने विचार समझाने और दूसरों के विचार समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। अब भाषा कितने प्रकार की हो सकती है? भाषा तीन प्रकार की है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मैंने कुछ लिखा और आपने उसे पढ़ा, वो लिखित भाषा, यानी कि लिखकर और पढ़कर जिस भाषा का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह होती है लिखित भाषा। मौखिक, बोलकर और सुनकर। इसी वीडियो को यदि आप ऑडियो के माध्यम से देखें तो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, यह हमारी मौखिक भाषा हो गई। दूसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम सिर्फ संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसमें हम ना कुछ लिखते हैं ना कुछ बोलते हैं। इस प्रकार की भाषा को अधिकांशतः मूक, बधिर लोग और सेना में, स्काउट गाइड में, इन सब चीज़ों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे सामने दो प्रश्न व्याकरण के हो गए: भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद हैं। अब भाषा बनी कैसे है, भाषा को हम कैसे समझें? भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसको हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का अर्थ है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो, जिसका और अधिक क्षय ना हो, यानी कि जिसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिनको हम दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहा जाता है? स्वर, जिस वर्ण को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वर कहते हैं। दूसरा, व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक होती है, उनको व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन दो हमारे पास आ गए। स्वर कितने? अब स्वर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं।
दीर्घ और स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ। स्वर दो प्रकार के हुए, लघु और दीर्घ। लघु स्वर जो अ, ई, उ, ये लघु स्वर में आते हैं, और आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर में आते हैं। व्यंजन क से लेकर ह तक जो भी हमारे पास होते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद इन वर्णों को सार्थक रूप से जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। सार्थक रूप से जोड़कर इनको शब्द बनाए जाएंगे। सार्थक रूप से जोड़ने का मतलब है कि जब हम वर्णों को जोड़ते हैं और उनसे जो शब्द तैयार होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले। जैसे घर है, घर, इससे अर्थ निकलता है, लेकिन यदि हम इसको उल्टा जोड़ दें, रै घे कर दें, रै घे, शब्द तो बनेगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, और जब अर्थ नहीं है तो वो शब्द भी नहीं कहलाएगा। इसलिए शब्द की जब भी हमें परिभाषा लिखनी है, वर्णों का वह समूह जो सार्थक हो उसको शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया घर, नगर, इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हमको पता है, वो सब शब्द आते हैं। शब्द कैसे बने? वर्णों से शब्दों को बनाने के लिए हमें चार चीज़ों की हमने चार प्रकार अपनाए। शब्द विभाग, जिसको व्याकरण में जाना जाता है शब्द विभाग। तो शब्द कैसे बने? शब्द बनाने के हिंदी में चार तरीके हैं जिनसे हम शब्द बना सकते हैं। पहला है संधि, दूसरा है समास, और तीसरा है उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में इन चार तरीके से हम शब्द बना सकते हैं। ये चार प्रकार हैं जिनसे हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि वर्णों के मेल से बनेगी, समास पदों के मेल से बनते हैं, उपसर्ग मूल शब्द में पहले कोई शब्दांश जोड़ देते हैं और उनसे उपसर्ग वाले शब्दों का निर्माण किया जाता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उन शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव ला देते हैं। तो ये चार प्रकार हैं जिनसे हम शब्द बना सकते हैं। आज हम संधि से शब्द किस प्रकार बनाएंगे इस विषय को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है संधि। आज हमको संधि पढ़नी है। अब तक हमने जो पढ़ा वो व्याकरण में आने वाले कुछ शब्द, कुछ परिभाषाएं इनसे आपको मिल गई कि भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इतनी चीज़ें हमने आज अब तक सीख ली हैं। अब हम अपने मुख्य प्रकरण पर आते हैं, संधि। संधि, संधि है क्या? संधि का अर्थ होता है किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे कभी बहुत पहले जब लड़ाइयाँ हो जाती थी, युद्ध होते थे, उस समय कुछ नियम और शर्तों के साथ दोनों राजा बिना किसी जीत हार के समन्वय कर लेते थे, तो उसको भी संधि कहते हैं। संधि आप शारीरिक विषय में भी पढ़ते हैं। हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं उनको भी संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ व्याकरण में ना ही तो हमें किसी को जो वैसे जो ना ही तो हमें हमारे युद्ध है किसी के साथ और ना ही
यहाँ शारीरिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ संधि कहाँ में किस तरीके से हुई? संधि वर्णों में होती है। संधि की यदि हम परिभाषा की बात करें कि संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहते हैं। शब्द आया विकार, शब्द आया हमारा विकार। विकार का अर्थ है परिवर्तन, लेकिन हम जब भी पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वहां पर परिवर्तन शब्द नहीं मिलता, विकार मिलता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात संधि उसी शब्द में होगी जहां आपको उसमें कुछ परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि दो वर्णों का आपसी मेल संधि कहलाता है। यहां बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम बार बार वर्ण कह रहे हैं, इसलिए संधि पढ़ने से पहले हमें वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए, जो चीज़ हम कक्षा 5 तक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो बच्चे वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से कर लेंगे उनको संधि में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि ये किस स्वर की मात्रा है या इसमें कौन सा व्यंजन आ रहा है, तब तक हम संधि नहीं कर पाएंगे। तो वर्ण विच्छेद हम कक्षा 5 तक पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा अंतर उसमें बता देती हूँ। यदि कहीं पर मैं ऐसे लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है इसके अंदर अ मिला हुआ है। अंतर समझें? यदि हलंत नहीं है, यदि ये हलंत यहाँ नहीं है तो ये पूर्ण वर्ण है और इसमें अ है, ये बिना स्वर के नहीं है। बच्चे इसमें ही विचल जाते हैं। यदि हमने कहीं पर म लिख दिया तो कहते हैं कि यहाँ पर स्वर नहीं है, तो ये स्वर संधि नहीं है। जब तक यहाँ पर नीचे हलंत नहीं है तब तक ये स्वर है। तो ये व्यंजन में आ जुड़ा और ये पूर्ण रूप से मां बन गया। तो जहां पर हमको इस तरीके से पूर्ण वर्ण दिखाई देता है वहां पर आ उसमें जुड़ा होता है, और सब हम आराम से पहचान लेते हैं। यदि मैं इसके आगे छोटी ए लगा दूं तो आप आराम से बता देंगे यहाँ छोटी ई आ जाएगी। बड़ी ई की मात्रा लगा दूं तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा यहाँ बड़ी ई आ जाएगी। लेकिन हम सब अ को समझने में बहुत बड़े होकर भी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये सिर्फ हलंत हटाता है और वर्ण को उसके मूल रूप में रहने देता है। यहाँ तक की ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम संधि की परिभाषा के बाद चलते हैं संधि के भेद। मैंने आपको भी बताया था कि जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार संधि, यदि कोई हमारे से पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमारी जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने बात की वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये तो हमें यहाँ समझ में आ गया, लेकिन हिंदी में विसर्ग, यहाँ प्रश्न आ जाता है कि हिंदी में विसर्ग नहीं होते, तो विसर्ग संधि क्यों है? ये हम सब जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी उसकी सबसे बड़ी बेटी मानी जाती है। इसी कारण हिंदी में विसर्गों का विशेष महत्व है और यहाँ पर विसर्ग संधि होकर शब्दों को ऐसे के ऐसे ही प्रयोग कर लिए गए हैं। इनको ऐसे का ऐसे इसमें प्रयोग कर लिया, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ स्वर संधि और हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ स्वर संधि है, तो हम सिर्फ स्वर संधि को ही आज समझेंगे और स्वर संधि के बाद व्यंजन और विसर्ग संधि हम कभी बाद में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ स्वर संधि की। स्वर संधि नाम से ही स्पष्ट है, जब
दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। संधि कब? दो शब्द होंगे हमारे पास, कोई भी दो शब्द होंगे, जैसे एक हमारे पास शब्द है हिम और दूसरा हमारे पास शब्द है आलय। तो इसके अंतिम वर्ण में और इसके प्रथम वर्ण में संधि वर्ण में होगी, लेकिन दो शब्द की आवश्यकता होगी जिसमें एक वर्ण अंत में होगा और एक वर्ण प्रारंभ में होगा। तो हमको अंतिम और प्रारंभ ये दो वर्ण जरूर समझ में आने चाहिए। जब तक हम इन दो शब्दों के विषय में नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम इन संधियों को नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमने शब्द लिया हिम और दूसरा शब्द लिया हमने आलय। तो इसमें यहाँ तो स्पष्ट है कि प्रथम शब्द आ है, लेकिन इसमें यदि मैंने आपको बताया था, यदि मैं इसमें पूछूं कि इसमें अंतिम वर्ण क्या है, तो शायद अभी भी बहुत से बच्चों का जवाब आए कि इसमें अंतिम वर्ण मैं है। मैं इसमें अंतिम वर्ण नहीं है। यदि हम इसको भी तोड़ें तो इसमें माँ प्लस आ, इसके बाद हम इसको जू का तू रखते हैं तो ये होता है हमारा आलय। अब हमारी जो संधि है वो इसमें और इसमें होनी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। संधि हमारी सिर्फ इसमें और इसमें होनी है। तो हमें ये बात समझनी है कि अंतिम वर्ण कौन सा है और प्रथम वर्ण कौन सा है। ये समझते ही हम सारी संधियों को बहुत आराम से कर लेंगे। तो हमारी स्वर संधि की परिभाषा आती है जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे शब्दों में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद, इसके बाद हमें चाहिए स्वर संधि के भेद। देखिए, आप थोड़ा सा चार्ट पे समझेंगे स्वर संधि के भेदों को। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हमने बताया दीर्घ स्वर संधि। तो हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के विषय में समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। सामान्य रूप से बता दिया जाता है कि जहां भी बड़ी मात्रा हो वहां पर आप बड़े आराम से उसको दीर्घ समझा देंगे कि ये दीर्घ है, लेकिन ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है। दीर्घ स्वर संधि, इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। दीर्घ स्वर संधि जब हम इसका पूरा नाम याद करते हैं तो हमें इसको पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी कि स्वर संधि का भेद है। तो इसलिए अधिकतर दीर्घ संधि ना बोल के इसको पूरा बोलना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ यानी कि बड़ा, स्पष्ट होता है कि यानी कि इसमें बड़ा होना है। जब और बड़ा कब होगा? जब दो समान स्वर एक साथ हों तो उनको उन्हीं के रूप में वो बड़ा हो जाता है। जैसे अ जमा आ बन गया आ। इसकी हमारे सामने 4 सूत्र इसके आते हैं। ये ऐसे होगा तो भी आ आएगा, आ और आ होगा तो भी आ होगा, अ और आए तो भी आ, और ये उल्टा हो जाए तो भी। यानी कि किसी भी रूप में आपको दिखाई दे बनेगा बाद में दीर्घ इसका। यही चीज ई और ऊ पर भी आती है। इतना याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि सिर्फ इन 3 वर्णों में होती है, अ, ई और उ। इसी प्रकार ई से हम समझ सकते हैं ई है
तो छोटी ई बड़ी ई और बड़ी ई वो भी बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई वो भी बड़ी ई में बनेगी, और बड़ी ई छोटी ई वो भी बड़ी ई ही उसका बनेगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के, इन्हीं पर आधारित जो मैंने अभी आपको बताया है। एक उदाहरण सबसे आसान विद्यालय, जो हम हमेशा पढ़ते हैं, विद्या जमा आलय, विद्यालय। अब इसमें कुछ बच्चे कहते थे हम इसको विद्या कर दें और आलय कर दें तो संधि के नियम के हिसाब से वो सही हो जाता है, विद्या जमा आलय। लेकिन विद्या का हमारे पास कोई अर्थ नहीं है, और संधि के नियम की ये भी एक शर्त है कि आपके जो शब्द हैं दोनों वे सार्थक हों। तो ये हमको पहचानना पड़ेगा कि जो हम शब्द बना रहे हैं वह सार्थक है या नहीं। तो हमें अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्यालय मैंने चार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इससे अलग हम देखते हैं। सबसे पहले हिम प्लस आलय, मैंने आपको भी समझाया था, इसमें अ है और ये आ हो गया है यहाँ पर, तो ये दोनों मिलकर बन गए हिमालय। दूसरा हम ई का एक उदाहरण देख लेते हैं। रवि जमा इंद्र। यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर भी छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, और ये बनेगा रविंद्र। इसी प्रकार कवि जमा ईश, कवीश, नदी जमा ईश, नदीश। इसी प्रकार के अन्य वर्ण इसमें ई में आ जाएंगे। इसी प्रकार अब ऊ को हम देख लेते हैं एक बार। इसमें मैंने एक आपको उदाहरण दिया हुआ है, वधूत्सव। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश। ये बन जाएगा गुरु उपदेश। यहाँ पर रे की मात्रा में भी एक छोटा सा विचलन बच्चों में रहता है कि हम कैसे पहचानें कौन सी छोटे ऊ की मात्रा है और कौन सी बड़े ऊ की। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब हम मात्रा को जू की तू बड़े ऊ की तरह लगा देते हैं तो ये बड़े ऊ की ही मात्रा होती है, और जब हम इसमें से ये गोल घुंडी हटा देते हैं और सिर्फ हम इसको ऐसे रख देते हैं तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये चीज़ आपके सिर्फ समझने के उसमें है, क्योंकि ये हम बहुत बड़े होने तक गलती करते हैं और हम अधिकतर इसी तरीके से ऊ की मात्रा लगाते हैं, जबकि ये मात्रा बड़े ऊ की है और ये मात्रा छोटे ऊ की है। दीर्घ संधि हमारी यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद आती है गुण स्वर संधि। गुण गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा होती है कि जब शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, पहले वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ हो, और उसके बाद ई, ऊ या री आए। ई, ऊ या री। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि ई कोई सी भी हो सकती है, छोटी या बड़ी, लघु या दीर्घ। ऐसे ही ऊ भी कोई सा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनमें जो है, यदि ये आ के बाद ई आती है तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा, और ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, ये हो जाते हैं। यानी कि ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ और री को अर। इन दोनों के विकार से आ और ई मिलकर ए बनाएंगे, आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, आ और री मिलकर अर बनाएंगे।
इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, जैसे रमेश, गंगोदकम, राजऋषि। इन्हीं को हम थोड़ा सा अलग से तोड़कर देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं ये। तो जैसे मैंने लिखा रमेश, अब मैं आपसे कहूँ इनको मुझे अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे हम पहले लिखेंगे, ये पहला शब्द है, हमें यहाँ पर संधि दिखाई दे रही है, यहाँ ए हो रहा है तो हमें यहीं से इसको तोड़ना है। अब हम यदि रम लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द क्या है हमने पढ़ा हुआ है, रमा जमा ईश, रमा जमा ईश। तो इस आ में और इस ई में संधि हुई और बन गया रमेश। आ और ई मिलकर बना रमेश। ऐसे ही हमने और बहुत सी चीजें पढ़ी हुई हैं, सुरेश, राजेंद्र, नरेंद्र, ये सब गुण संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी इसके बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या आई, ओ या औ यदि आता है तो उसके स्थान पर आई या औ हो जाता है। जैसे आप इसमें ही समझ लेंगे इसको, देव जमा ऐश्वर्यम, तो इसमें व देव जमा ऐश्वर्य, वह पे दो मात्राएं, तो यानी कि इधर देव है और इधर ऐश्वर्य। इसी प्रकार वन औषधि, वन जमा औषधि, वन औषधि, यहाँ पर ए और ओ मिलकर औ बन गया। इसी प्रकार सदा जमा ईव, सदैव, सदा जमा एव बन गया सदैव। हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 7 में वृद्धि स्वर संधि तक ही है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद यदि हमें दोबारा अवसर मिलता है तो हम आगे की संधियों को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।